गाय स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। मुझे तुम्हारा झूठा खाना ज्यादा पसंद है। इस वक्त मदीहा लक्ष्मी जी के साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी हुई थी और दोनों ही हल्की फुल्की बातों के बीच चाय का लुत्फ उठा रहे थे। तभी लक्ष्मी जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे बेटा तुम्हारा पति तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता है, देखा अभी कैसे तुम रो रही थी तो कितना परेशान हो गए थे। हो बहुत किस्मत वाली हो तुम जो साहब जैसा पति मिला है, वरना आजकल के जमाने में तो पति बीवी को कुछ समझते तक नहीं है। उस दिन उनके ऑफिस में भी गलती से मेरे हाथ से तुम्हारी तस्वीर वाला फोटो फ्रेम गिर गया था, पर उन्होंने टूटने से पहले बचा लिया। उस फोटो फ्रेम को गिरता देख इतना बेचैन हो गए थे, वो सोचो तुम्हें लेकर तो कितने फिक्रमंद होते होंगे। मदीहा बड़े इत्मीनान से उनकी बातें सुन रही थी। जब उन्होंने कहना खत्म हुआ किया तो वो कुछ सोचते हुए कहती है, अक्सर हमें बचाने वाला या हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला ही जानकर या अनजानकर हमारा दिल सबसे ज्यादा दुखा देता है और फिर हम चाहकर भी उन चीजों को भुला नहीं सकते। लक्ष्मी जी बेटा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे ही कभी कभी हमें कहानी का सिर्फ एक पहलू पता होता है और दूसरे पहलू को जाने बिना हम अपने मन में एक बड़ी सी कहानी बना लेते है। पर जब सच सामने आता है तो कहानी ऐसे टूटकर बिखर जाती है जैसे समुद्र का पानी पड़ने पर रेत से बना महल बिखर जाता है। जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमारी फिक्र करता है, वो कभी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। कभी कभी आधा अधूरा सच सालों तक दूरियों की वजह बन जाता है। मैंने कभी मोहब्बत को समझा तो नहीं है, पर हाँ करी जरूर है, उम्र का तजुर्बा भी है। और जो मैंने साहब की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है वो बेहद पाक मोहब्बत है, जो हर किसी के हिस्से नहीं लिखी जाती। कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें भगवान इस मोहब्बत से नवाजता है, तुम उनमें से एक हो। इसे जाया मत जाने दो, बल्कि अपने आंचल से बांध कर रख लो। मदीहा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। कहने को तो उसने बहुत कहानियां पढ़ी थी किताबों में, पर लक्ष्मी जी के शब्दों में एक सच्चाई थी, एक हकीकत का आईना हो। वो भी उनकी बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी लक्ष्मी जी आगे कहती है, और वैसे भी साहब तो अच्छे पति होने के साथ एक अच्छे इंसान भी है। उन्होंने जिस वक्त हमारी मदद की है ना, हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई करेगा भी, जिस तरह वो हमें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए। और अभी भी रात को हमने बस एक फोन किया और वो फटाफट हॉस्पिटल आ गए। इसमें उनकी ईमानदारी दिखती है। बहुत से लोग हैं जिनसे डर कर लोग उनकी इज्जत करते हैं, पर साहब की इज्जत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस इज्जत के हकदार है। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें एक ऐसा आदमी अपने हक में मिला है, जो दूसरों के बारे में कुछ करने से पहले सोचता भी नहीं। तो सोचो जब बात तुम्हारी आएगी तो वो क्या कर गुजर जाएगा। उनके मुंह से अदनान की तारीफ सुनकर मदीहा को बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब लक्ष्मी जी ने अपनी बात खत्म की तो वो अपने चाय के कप में चम्मच घुमाते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, वो ऐसे ही है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना आता है, उन्हें खुद के बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं है। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी जी कहती है, तो तुम हो ना साहब के बारे में सोचने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी जरूरत के बारे में फिक्र करने के लिए। अगर एक बीवी अपने पति का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। फिर उन्हें देखकर यह कहना कुछ गलत नहीं होगा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज है उनका ख्याल रखना। उनकी बात सुनकर उसके हाथ जो चाय के कप में चम्मच घुमा रहे थे एकदम से रुक जाते और उसके जहन में ख्याल आता है, ख्याल रखना क्या कभी सच में उसने अदनान का ख्याल रखा था? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उसने तो सिर्फ उसके लिए परेशानियों की वजह क्रिएट की थी, उसे परेशान किया था और शायद उसके साथ बदतमीजी भी की थी। पर वहीं दूसरी तरफ अदनान जो हमेशा उसके लिए हर वक्त खड़ा रहा जब उसे जरूरत थी किसी की, क्या वो इतनी खुदगर्ज है कि उसने कभी इन सब के बारे में सोचा ही नहीं? वो आज भी अपने उस पास्ट को लेकर बैठी है जिसमें शायद अदनान की कोई गलती भी नहीं थी, या शायद थी भी तो क्या इतनी बड़ी थी जिसकी सजा उसे वो आज तक देती आ रही है, उसके जज्बातों को नजरअंदाज कर। वह भी यही सब सो रहे थे कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब अदनान वहां जाकर ठीक उसके सामने बैठ गया है। अदनान एक नजर उसे देखता है जो किसी ख्याल में घूमती, फिर लक्ष्मी जी की तरफ देखकर कहता है, आप जाकर अब उनसे मिल सकती हैं, होश आ गया है उन्हें। उसके कहने पर वो वहां से चली जाती है और मदीहा जिसका ध्यान अपने ख्यालों में था वो होश में आती है और एक नजर अदनान की तरफ देखती है। वो थका हुआ सा चेहरा, बिखरे बाल, हल्की लाल आंखें और थकावट। वो पूरी रात नहीं सोया था और अभी भी यहाँ उसके सामने बैठा हुआ था। मदीहा को आज उसे देखकर बार बार एहसास हो रहा था कि वो किस हद तक मतलबी है। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया, वो ठीक से सोया है या नहीं, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर अदनान का हाथ महसूस हुआ और उसकी आवाज उसके कानों में आई जो कह रहा था, तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ और आराम करो। ओके। उसकी बात सुनकर वो फौरन कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आपके पास। उसकी आवाज सुनकर और उसके ये शब्द सुनकर अदनान की आंखें जैसे उस पर ठहर गई। उसने कहे भले ही बहुत नॉर्मल शब्द थे, पर पता नहीं क्यों अदनान को इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा लगा।
पर फिर उसकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए वह दोबारा उसे समझाते हुए कहता है, कपकेक ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा, अभी तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है और मुझे यहाँ अभी और वक्त लगेगा, कुछ चीजें सॉर्ट आउट करना है, तुम घर जाओ। मदीहा को पता था कि सीधे सीधे उससे बात नहीं मनवाई जा सकती, इसलिए वो उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पूछती है, आपने कुछ खाया सुबह से? अदनान उसके अचानक से यह पूछने पर जरा हैरान हुआ, क्योंकि अक्सर वो ऐसे सवाल तो नहीं करती थी, पर आज कर रही थी और राज तो वो उसे कुछ अलग ही लग रही थी। पहले उसकी फिक्र में घर से रोते हुए यहाँ तक आना, फिर उसके पास रुकने की जिद करना और अब उसके खाने की परवाह, यह मदीना सिद्दीकी की फितरत में तो शुमार नहीं था। मदीहा उसकी खामोशी समझते हुए, इसका मतलब आपने कुछ नहीं खाया? एक बात बताए, आप इतने बड़े हो गए हैं, दिमाग आपका अभी भी छोटा ही है, खुद का भी ख्याल रखा कीजिए, कुछ तो थोड़ा बहुत खा लेते। जितना मुझे याद है कल रात को भी आपने डिनर नहीं किया था और अभी भी कुछ नहीं खाया, हद होती है बिल्कुल। फिर वही कैंटीन में काम कर रहे एक लड़के को हाथों के इशारे से अपने पास बुलाती है और उसे खाने की 2-4 डिशेज का नाम लेकर जल्दी से लाने के लिए कहती है। अदनान, जो उसे काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहते हैं, तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? मदीहा उसकी बात सुनकर एक नजर उसे देखती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ हो रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए, शौहर है मेरे, आप आपका ख्याल रखना, फिक्र करना मेरे जिम्मे में है, अगर आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा, क्योंकि आपको तो सबका ख्याल रहता है सिवाय खुद की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज से आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैं उठा लूं। अदनान उसके जवाब पर हैरानी से उसे देखने लगता है, उसे कम से कम इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, उसने तो सोचा था कि हर बार की तरह वो इस बार भी मुकरेगी, पर आज तो उसने सिलेबस से आउट होकर जवाब दिया था। अदनान अभी भी हैरान आंखों से उसे देख रहा था, तब तक कैंटीन में काम कर रहा है वो लड़का खाना लेकर आ जाता है जिसे मदीहा ने लाने के लिए कहा था, और मदीहा खाना लेकर उसे वहां से जाने का इशारा करती है और खुद अदनान के लिए बड़े सलीके से खाना सर्व करने लगती है। वही अदनान उसे ये सब करते हुए खोए हुए अंदाज में पूछता है, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मदीहा खाने की प्लेट उसकी तरफ सरकाते हुए, क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा, आप भी तो करते हैं ना मेरे लिए, तो बस समझ लीजिए मैं भी उसी हक से कर रही हूँ जिस हक से आप करते हैं। अब अदनान के पास कोई जवाब नहीं बचा था, इसलिए वो खामोशी से अपने सामने पड़ी प्लेट में से एक निवाला तोड़कर मदीहा की तरफ बढ़ता है। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो कहता है, मुझे तुम्हारा झूठा खाना ज्यादा पसंद है। मदीहा भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप खा लेती है। ऐसे ही अदनान एक निवाला उसे खिलाता और दूसरा खुद खाता, दोनों कैंटीन के इस नॉर्मल से खाने को भी बड़े प्यार से एंजॉय कर कर खा रहे थे और आसपास जितने भी लोग थे सभी उन्हें देख रहे थे। इस वक्त वो दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि कैंटीन में बैठे कुछ यंगस्टर्स ने तो अपने फोन में उनकी तस्वीर भी निकाल ली थी। जारी है 69 बारिश। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। इस बीच अदनान ज्यादातर हॉस्पिटल में बिजी रहा और भी कुछ काम थे जो उसे सेटल करने थे, और मदीहा ने भी अपना सारा फोकस पढ़ाई पर कर लिया। वैसे भी कल से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। हाँ, पर इस बीच एक चीज जरूर बदली थी और वो था मदीहा का बिहेवियर। ज्यादा ना सही पर अब वो अदनान की थोड़ी बहुत फिक्र करने लगी थी। पिछले इन 2 दिनों में अदनान के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था, वो किसी तरह चीजों को मैनेज कर रहा था और जो उसके पास फ्री टाइम बचता उसमें आराम करने की जगह वो मदीहा को पढ़ा देता, क्योंकि उसके एग्जाम्स भी नजदीक थे। रात 10:30 बजे अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। आज किसी काम की वजह से वो सारा दिन व्यस्त था। बाहर मौसम भी बड़ा अजीब हो रहा था, न जाने इस शुरू के दिसंबर में बारिश ने कहां से आकर दस्तक दे दी थी। अभी बारिश शुरू तो नहीं हुई थी, पर बारिश होने के आगाज जरूर दिख रहे थे। आसमान पूरी तरह से कई बादलों से भरा पड़ा था और बीच बीच में बिजलियां भी कड़क रही थी। अदनान अंदर आता है तो हॉल में कोई नहीं था, और वैसे भी काफी रात हो गई थी, इसलिए वहां पर किसी का होना मुमकिन भी नहीं था इस वक्त। वो भी बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है, पर जब वो कमरे में आता है तो यहाँ का माहौल जरा अलग था। पूरे बिस्तर पर किताबें बिखरी हुई थी और मदीहा मैडम स्टडी टेबल पर सिर रखे सुकून से सो रही थी। ये देखकर वो अपना सिर नागवारी में हिला देता है, पर अब उसे भी आदत हो गई थी मदीहा के बिहेवियर को। उनकी शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, पर अदनान ये जरूर समझ गया था कि इस लड़की से सवाई की उम्मीद करना बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं है। वो अंदर आता है और एक नज़र बेड पर बिखरे सामान को देखकर सीधा स्टडी टेबल के पास जाता है तो वो उसकी मासूम सी बीवी अपनी खुली किताब पर सर रखे परसुकून होकर सो रही थी। ठंड की वजह से उसकी वो छोटी सी तीखी नाक और गोलू मोलू गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे। वो छोटी सी तो थी ही और लड़की भी बिल्कुल गुड़िया की तरफ थी, नाजुक, पर बस अब तक जब तक तुम उसे छेड़ो ना। उसके चेहरे पर कुछ जुल्फें अपना ठेरा जमाए हुई थी और अदनान को अनायास ही उन जुल्फों से शदीद जलन हुई। किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि मर्द तो अपनी मोहब्बत को छू कर गुजरने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है, और यह बात अदनान पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। वो आहिस्ता से अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन जुल्फों को पीछे करने लगता है। तभी उसकी छुअन से मदीहा की आंख खुल जाती है और किसी का टंच महसूस कर कर वो फौरन हड़बड़ाते हुए उठ जाती है, पर फिर सामने अदनान को देखकर उसे एक सुकून की सांस आती है और वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी आंखों को रगड़ते हुए नींद में ही कहती है, आप आ गए।
प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। इस वक्त वो किसी 5 साल की मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी जिस पर अदनान को बड़ा लाड़ आ रहा था। वो उसके चेहरे को अपने हाथों से थामकर बारी बारी हल्का सा छुपकर उसकी दोनों नींद से भरी आंखों को चूमता है, फिर हल्का सा दूर होते हुए कहता है, थक गई है मेरी जान। मदीहा जो अभी भी उसकी होठों की छुअन को अपनी आंखों पर महसूस कर रही थी, फौरन उसके सवाल पर कहती है, आपको पता मैंने आज बहुत पढ़ाई करी पर अभी भी पूरी एक यूनिट रिवाइज करना रह गया है, अब मैं क्या करूं। उसे ऐसे परेशान होता देख अदनान उसकी किताबों को बंद कर कर उसे कंधों से पकड़कर खड़ा करते हुए बेहद प्यार से कहता है, बस अब बहुत पढ़ लिया, अब खुद को आराम दो, वैसे कुछ खाया है तुमने। उसके सवाल पर वो सिर नीचे कर कर चुपचाप ना में सिर हिला देती है तो अदनान उसकी लापरवाही देखकर जरा डांटते हुए कहता है, व्हाट इज दिस कपकेक, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, जान सकता हूँ ऐसा क्या हो गया था जो तुमने खाना स्किप किया। मदीहा उससे नजरें चुराते हुए कहती है, वो मैं भूल गई थी। अदनान उसे घूरते हुए, तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है बेवकूफ लड़की। उसकी बात सुनकर मदीहा मुंह बनाते हुए कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसके कानों में बारिश की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो खुश होते हुए एक्साइटमेंट में कहती है, बारिश हो रही है, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अदनान, हाँ ना जाने ये दिसंबर के शुरू में बारिश कब से होने लगी। मदीहा उसे घूरकर, आप कितने नाशुक्रे हैं, यह बारिश भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है, हमें तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए, चलिए ना जरा भीग कर आते हैं। इतना कहकर वो बालकनी की तरफ जाने लगती है, पर अभी वो बात मुश्किल 2 कदम भी नहीं चल पाई थी कि अदनान उसे उसकी टी शर्ट पकड़कर वापस पीछे खींचते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, खबरदार, जो तुमने 1 कदम भी बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, बाहर इतनी ठंड है और तुम्हें भीगना है, कल एग्जाम्स क्या मैं देने जाऊंगा अगर तुम बीमार हो गई तो। मदीहा मुंह बनाते हुए, पर अदनान उसकी बात बीच में काटकर इस बार जरा गुस्से में, कोई परवर नहीं, आई सेड नो दैट मीन्स नो अंडरस्टैंड। मदीहा उसके ऐसे चिल्लाने पर बस मायूसी से हाँ में सिर हिला देती है तो वो दोबारा उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, वर्ड स्वीटी। मदीहा अंडरस्टैंड। अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, माई गुड गर्ल नाउ लिसन, मैं अभी शावर लेकर आता हूँ, तब तक तुम अच्छे बच्चों की तरह ही अपना फहराया हुआ पसारा साफ करो और कोई भी शैतानी नहीं समझी। उसकी बात सुनकर मदीहा दोबारा मजबूरी में हामी भरती है तो वो अलमीरा से अपने कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाथरूम से शावर लेकर बाहर आता है तो उसने हमेशा की तरह एक सफेद रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। वो एक टॉवल से अपने बाल पोंछ ही रहा था कि तभी उसकी नजर कमरे में जाती है तो वह अभी भी पहले की तरह बिखरा ही हुआ था और सबसे बड़ी बात, वो खाली था, मदीहा वहां कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो गायब थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो टॉवल को वही बेड पर बेदर्दी से फेंककर बाहर की तरफ जाने वाला होता है कि तभी उसे किसी की चूड़ियों की आवाज आती है जो कि बालकनी से आ रही थी और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो वहीं पर है। वो फौरन तेज कदमों के साथ बालकनी की तरफ जाता है तो उसके कदम वही दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखें सामने ठहर जाती है। मदीहा उचक उचक कर बारिश में भीग रही थी। उसने जो हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था वो पूरी तरह भीग कर उसके जिस्म से चिपक गया था। बालों से गिरता पानी उसके चेहरे को और भिगा रहा था और वो अपने हाथ हवा में फैलाए आसमान को देखते हुए आंखें बंद कर कर गोल गोल घूम रही थी। इस बीच उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। अदनान बालकनी के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। कितनी मासूम मोहब्बत थी उसकी, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाना, कभी जिद करना तो कभी रूठ कर बैठ जाना, कभी प्यार से समझाना तो कभी अपनी ही नादानियां पर आंसू बहाना, वो सबसे अलग थी, सबसे मुख्तलिफ, डिफरेंट। ये छोटी सी 5 फुट 2 इंच की लड़की उसके सारे गुरूर को चुटकियों में तोड़ कर रख देती थी और वो चाह कर भी ना उससे कुछ कह पता था ना कर पता था। वो अभी एकटक उसी ही निहार था कि तभी उसकी चूड़ियों की आवाज सुनकर वो होश में आता है और उसे एहसास होता है कि बाहर किस कदर ठंड है और ये लड़की बिना किसी स्वेटर के बारिश में ठंडे पानी में भीग रही है। यह एहसास होते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है और वह लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाता है। मदीहा जो अभी पूरी तरह बारिश में ही खोई हुई थी कि कोई अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और वो किसी चौड़े चट्टान जैसे सीने से जा टकराती है। वो घबराकर नजरें उठाकर देखती है तो अदनान बेहद खतरनाक नजरों से उसे ही देख रहा था। यह महसूस करते ही वो ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। अब ये कपन ठंड के कारण थी या उसकी नजरों के कारण, इसका पता तो शायद मदीहा को खुद भी नहीं था। अब तक बारिश और तेज हो चुकी थी और अदनान भी पूरी तरह भीग चुका था। वो उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम सच में निहायती बेवकूफ हो, कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने एक लड़की से शादी की है या किसी यूकेजी के बच्ची को अडॉप्ट किया है। तुमसे ज्यादा अकल तो एक 5 साल के बच्चे में होती है कि इतने ठंडे पानी में नहीं रहना, और ये दिसंबर में कौन सा शौक चढ़ा है भीगने का, तुम्हें मना किया था ना मैंने, फिर क्यों आए बाहर। मदीहा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, वो मैं तो बस बालकनी का दरवाजा बंद करने आई थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा भीग लेती हूँ, फिर पता नहीं बारिश कब आएगी। उसकी बात सुनकर अदनान का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अंदाज भी है कितनी ठंड है, अभी अगर तुम्हें कुछ हो गया या बीमार पड़ गई तो एग्जाम्स का क्या होगा।
मदीहा चिढ़कर, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो बस इतना सब भीगने में बीमार पड़ जाऊं। अदनान उसकी बात काटते हुए, अगर तुम 1 घंटा भी बैठकर रो लो ना तो तुम्हें बुखार चढ़ जाता है, तो यह पानी तो इतना ठंडा है बेवकूफ लड़की। उसकी बात सुनकर मदीहा चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। अदनान का मन तो कर रहा था कि उसे बहुत डांट लगाए, पर अपनी बाहों में घड़ी इस लड़की को हल्का हल्का कप कंपाते देख उसे उसकी फिक्र होने लगती है और वो खुद को जूरा शांत करते हुए कहता है, अभी अंदर चलो, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मदीहा भी चुपचाप अंदर जाने लगती है, क्योंकि फिलहाल उसकी डांट से बचने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था। पर आज जैसे कायनात भी उन्हें नजदीक लाना चाह रही थी, वो अभी एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अदनान फौरन उसका हाथ पकड़कर तेजी से उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो सीधा उसके सीने से आकर लगती है। दोनों के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उनकी बॉडी एक दूसरे को फील हो रही थी। मदीहा फौरन उससे दूर होती है, पर अदनान उसे कमर से पकड़कर और नजदीक खींच लेता है। वो दोनों इस वक्त बिल्कुल नजदीक थे और एकटक एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। जहां मदीहा अपनी आंखों में हया लिए उसे देख रही थी, वहीं अदनान का ध्यान सिर्फ उसके लाल होठों पर था, जो कुछ पानी की बूंदों से भींगे हुए थे और उन्हें देखकर अचानक अदनान को प्यास लगने लगती। मदीहा भी उसके आगोश में खड़ी कपकपा रही थी, जिससे उसके होंठ भी कपकपा रहे थे और अदनान के अंदर की तलब बढ़ा रहे थे। उसे अचानक उनकी फर्स्ट किस याद आई, जो बेहद इमोशनलेस थी, और पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, वो उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और मदीहा बस खामोश खड़ी यह जाती है। जारी है, फिर भी तुमको चाहूंगा। मदीहा और अदनान दोनों इस वक्त बिल्कुल नजदीक थे और एकटक एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। जहां मदीहा अपनी आंखों में हया लिए उसे देख रही थी, वहीं अदनान का ध्यान सिर्फ उसके लाल होठों पर था, जो कुछ पानी की बूंदों से भींगे हुए थे और उन्हें देखकर अचानक अदनान को प्यास लगने लगती। मदीहा भी उसके आगोश में खड़ी कपकपा रही थी, जिससे उसके होंठ भी कपकपा रहे थे और अदनान के अंदर की तलब बढ़ा रहे थे। उसे अचानक उनकी फर्स्ट किस याद आई, जो बेहद इमोशनलेस थी, और पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, वो उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और मदीहा बस खामोश खड़ी यह जाती है। उसे जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अदनान ने किया क्या। वही अदनान उसका तो जैसे सब जवाब दे चुका था। वो भी एक मर्द था और उसके सामने उसकी बाहों में वो लड़की खड़ी थी जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। वो बेतहाशा उसे चूमे जा रहा था। इधर मदीहा को जैसे ही होश आया, वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर यह मुमकिन नहीं था। अदनान की पकड़ बहुत मजबूत थी उस पर, वो चाहकर भी उससे आजाद नहीं हो पा रही थी। इसलिए थक हार कर वो एकदम चुपचाप खड़ी हो जाती है, पर अदनान वो अभी भी उसे किस किए जा रहा था। बारिश का पानी उन दोनों को पूरी तरह भिगा रहा था और ना जाने कायनात की भी क्या टाइमिंग थी कि तभी पता नहीं कहां से गाने की आवाज आई। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद यह आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाएं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 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 इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मेरी जान में हर खामोशी ले तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। ममम, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पेड़ जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे डर पे ही रह जाऊंगा। किसी रीडर की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस मूवी के गाने को यूज करूं, सो कर दिया। अपना कमेंट अभी मिल नहीं रहा था तो मेंशन नहीं कर पाए। उम्मीद है आपको खुशी हुई होगी। दिल वक्त बीत रहा था, पर अदनान की किस और इंटेंस होती जा रही थी, जो अब मदीहा संभाल नहीं पा रही थी। वो पहले से ही नाजुक सी थी, उससे अदनान का इतना पेंशन भरा किस संभाला नहीं जा रहा था। पर अदनान तो अपने इमोशंस में इतना खो चुका था कि उसे कोई होश ही नहीं रहा। करीब 20 मिनट बाद जब मदीहा की सांसें बिल्कुल उखड़ने लगी, तब जाकर उसने उसे छोड़ा तो वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी आंखें तक धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अदनान अभी भी काफी नॉर्मल था। वो मर्द था, उसमें ऑब्वियसली उससे ज्यादा स्टैमिना था। वो जोर जोर से खांसते हुए अभी भी सांस ले रही थी और अदनान वो अभी भी मदहोश नजरों से उसे देख रहा था। उसकी कातिल नजरें अभी भी उसके होठों पर टिकी हुई थी, जो उनकी इस इंटेंस किस के बाद और ज्यादा पल्पी लग रहे थे। ऊपर से उन पर वो पानी की बूंदें। इन सब में अदनान खुद भी यह बात भूल चुका था कि वो दोनों अभी भी बारिश में भीग रहे हैं। जब कुछ पल बाद मदीहा ने अपनी सांसें कंट्रोल कर ली, तो वो नजरें हल्की सी उठाकर अदनान को देखती हैं। उसका पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरफ हो गया था, बिल्कुल लाल। चेहरे पर हया, शर्म, घबराहट साफ दिख रही थी, जिसे देखकर अदनान एक बार फिर खुद पर से काबू खोने लगा था। इस बीच दोनों एकदम खामोश थे। अदनान से जब और सब्र नहीं हुआ तो वो आगे बढ़कर दोबारा उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसके होंठ दोबारा मदीहा पर थे और वो दोबारा उसे पैशनेटली किस कर रहा था। पर इस बार उसकी किस जरा वाइल्ड थी। वो उसे कमर से ही पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और अपने आप ही मदीहा के पैर उसकी कमर पर रेत हो जाते हैं।
उसने बहुत बार अपनी किताबों में किसस के बारे में पढ़ा था, पर उसका खुद का ये पहला एक्सपीरियंस काफी मुख्तलिफ था। उसे अदनान का चट बुरा भी नहीं लग रहा था। हाँ, वो थोड़ा वाइल्ड था, पर उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत थी उसके चट में, जो उसे और पिघला रही थी। वो उसे वैसे ही गोद में उठाकर कमरे में अंदर लाता है। मदीहा के हाथ भी अनायास ही उसके कंधों पर कस गए थे, पर जब वो और ज्यादा वाइल्ड होने लगता है तो मदीहा से संभाला नहीं जा रहा है। वो थी भी तो नन्ही जान, हाँ बहुत छोटी नहीं थी, पर उसके लिए यह जरा अनएक्सपेक्टेड था। उसके हिसाब से तो उसकी पहली दूसरी किस सब हो गई थी, पर अब उसे कौन बताए ये पहली बार नहीं था। अब दोबारा उसकी सांसें उखड़ने लगती है तो वो खुद को जरा दूर करने की कोशिश करती है, पर अदनान को कोई होश नहीं था, जिसके कारण मदीहा की पकड़ उसके कंधों पर कस गई थी और उसके नाखून अदनान की स्किन को घायल कर रहे थे। कुछ मिनट बाद अदनान मदीहा से हल्का सा दूर होता है और अपना सिर उसके सिर से जोड़ लेता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अदनान तो जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है, पर मदीहा अभी भी शांत नहीं हुई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये देखकर अदनान उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ धीरे धीरे सहलाते हुए बेहद नॉर्मल वॉइस में कहता है, शुश, शांत, एकदम शांत, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। उसके कहने पर वो धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेती है और जल्दी ही नॉर्मल हो जाती है, पर वो अभी तक बिल्कुल खामोश थी, उसने कुछ कहा नहीं था। उसे शांत देखकर अदनान जरा रिलैक्स होता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि मदीहा की पूरी बॉडी कांप रही है और यह होना जाहिर भी था, दिसंबर की ठंडी सर्दी में वो बारिश में भीगी थी। ये देखकर वो उसे वैसे ही गोद में लिए बाथरूम में आता है और उसे नीचे उतारता है। मदीहा जो अभी तक खामोश थी वो उसकी छून से अब सहने लगती है। अदनान हल्का सा उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड? शर्म आ रही है? उसकी बात सुनकर भी वो कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे की वो रंगत अदनान को उसका हाल दिल साफ साफ बयां कर रही थी। उसे खामोश देखकर अदनान की नजर उसके भीगे कपड़ों पर जाती है जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गए थे। ये देखकर वो कहता है, आई थिंक यू शुड गेट चेंज। उसकी बात सुनकर मदीहा एक नजर खुद को देखती है और अपना ये हाल देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो खुद को छिपाने लगती है। ये देखकर अदनान उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने नजदीक खींचते हुए उसके कान के पास झुककर उसकी यलों को मदहोशी में चूमते हुए कहता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही है और मुझे ही देखना है, क्यों ना आज ही कुछ हदों को तोड़ दिया जाए। आई थिंक आई शुड हेल्प यू इन अ शावर। काफी अच्छे से नहला दूंगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर वो जो अभी तक शांत थी वो हड़बड़ाते हुए कहती है, न, नहीं, नहीं, आप जाओ। अदनान उसकी बोली को खुद की बोली से जरा चिपकाते हुए, क्यों अच्छा नहीं लग रहा मेरा टच करना या मेरा करीब आना? HMM। मदीहा जो अभी तक शर्म के मारे घबरा रही थी अब जरा गुस्से में कहती है, आप जाए यहाँ से, वरना मैं सोफिया के पास चली जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर अदनान एकदम से चिढ़ जाता है और अचानक उसकी कमर पर पिंच कर देता है, जिससे वो हल्का सा चीखती है, आह है। यह क्या किया आपने? पागल हो गए हैं आप? अदनान उसके ऊपर झुककर उसके गाल को हल्का हल्का लिंक करते हुए बेहद मदहोश आवाज में कहता है, अगर हमारे बीच किसी को लाओगी तो इसी तरह तकलीफ मिलेगी तुम्हें, स्वीट हार्ट। ये कहते हुए वो उसके गाल पर हल्का सा काट लेता है, जिससे मदीहा की एक बार और हल्की सी चीख निकल जाती है। मदीहा, आप जाए, मुझे नहाना है प्लीज। अदनान सडक्टिव वे में मुस्कुराते हुए अपनी हंसकी वॉइस में कहता है, नहाना तो मुझे भी है, तो क्यों ना साथ में ही नहाया जाए, हम काफी पानी भी बचा लेंगे और अगर तुम इजाजत दो तो साथ में और भी काफी कुछ कर सकते हैं, समथिंग एक्साइटिंग यू नो। बाथरूम फर्स्ट टाइम के लिए इतना बुरा नहीं है। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर मदीहा को शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी, पर बेचारी लड़ने झगड़ने में तो वो बहुत आगे थी, पर यहाँ आकर ही उसका फ्यूज उड़ जाता था। पर फिर भी वो किसी तरह खुद को शांत कर कर गुस्से में कहती है, कैसी ठरकी बातें कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको किसी लड़की से ऐसी वाहियात बातें करते हुए? अदनान उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं किसी के नहीं, अपनी बीवी के सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ और अगर मैंने शर्म की तो हमारी क्रिकेट टीम कैसे बनेगी? मदीहा की हालत अब तक बहुत बुरी हो चुकी थी, उससे और उसकी बेहुदा बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अब गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद अदनान के हल्का सा करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप एक काम क्यों नहीं करते? अदनान उसकी मुस्कुराहट में खोते हुए क्या? मदीहा बड़े प्यार से उसके गालों पर उंगलियां फिराते हुए, जहर खाकर मर क्यों नहीं जाते? उसकी बात सुनकर अदनान को अभी तक मुस्कुरा रहा था उसे घूर कर देखता है, मतलब ये लड़की अच्छा खासे में उसका मूड खराब कर सकती थी। कहा अभी वो किन पलों को एंजॉय कर रहा था और कहा अब उसका मूड पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अदनान, अगर मैं मर गया तो बेवा विधवा हो जाओगी तुम, सोच लो, रोती रहोगी सारी जिंदगी। मदीहा उसे चिढ़ाते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराता है और अगर ही पल वही पास से रखी एक ब्लेड उठाकर अपनी कलाई पर लगा लेता है। मदीहा जो अभी तक उसे चिढ़ा रही थी उसकी इस हरकत पर एकदम से डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं? फेंकिए उसे, अभी कट गया तो छोड़िए उसे, सुनाई नहीं देता आपको? उसकी आवाज में डर, घबराहट और फिक्र तीनों साथ साथ सुनाई दे रही थी। वही अदनान बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराते देख उसे और गुस्सा आता है और वो चिढ़ कर कहती है, मैंने कहा फेंकिए उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं।
उसकी बात सुनकर अदनान उस बलिद वही रख देता है और उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, जान निकल जाती है तुम्हारी मुझे तकलीफ में देखकर और कहती हो फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी कहा है दोबारा दोहरा रहा हूँ, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, जान मुझसे कुछ नहीं छिपता, कर दिया ना तुम्हें गलत प्रूफ। उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में कहती है, बहुत ही वाहियात हरकत थी यह। अदनान मुस्कुराते हुए, थैंक यू कपकेक, पर अब तुम जल्दी से नहाकर चेंज करो वरना आई वुड नॉट माइंड हेल्पिंग यू। इतना कहकर वो उसके गाल को चूमकर वहां से चला जाता है और मदीहा बस गुस्से में उसे देखती रह जाती है। जारी है, यू आर सच अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। मदीहा बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है तो कमरा बिल्कुल पहले की तरह साफ सुथरा था, खाना भी कॉफी टेबल पर लग चुका था और अदनान ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। वो सोफे पर बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था, उसके चेहरे पर वही सीरियसनेस थी जो हमेशा होती थी, कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि अभी कुछ मिनट पहले ये बंदा किस कदर रोमांटिक था। वो बड़े सीरियसनेस के साथ अपने फोन में कुछ देख रहा था और लगातार स्क्रॉल कर रहा था। मदीहा ने भी इस वक्त एक ब्लैक कलर का चिकन का सूट पहना हुआ था। अदनान को देखकर दोबारा उसके गाल शर्म से लाल होने लगते हैं, वो घबरा रही थी आज उसकी प्रेजेंस में, वो अभी भी बस वही खड़ी एकटक उसे देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में अदनान की गहरी मगर शांत आवाज आती है, अगर मुझे निहारना हो गया तो आज खाना भी खाना है तुम्हारा, पता नहीं पर मुझे जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, तुम तो खैर मेरा दिमाग खाकर भी जी सकती हो पर मैं तो तुम्हारा दिमाग खा नहीं सकता, क्या करें हैं ही नहीं तुम्हारे पास। उसकी बात सुनकर मदीहा, जिसका चेहरा अभी तक शर्म से लाल था, वो गुस्से में लाल हो जाता है और वो लंबे लंबे कदम लेकर उसके पास आते हुए उसे घूर कर कहती है, क्या करें, ऊपर अल्लाह ताला जब दिमाग दे रहा था ना तब सारा का सारा आपको ही दे दिया, मेरे लिए बचा ही नहीं, तभी तो आप अपना दिमाग हमेशा वहां भी लगाते हैं जहां जरूरत नहीं है और जब देखो मेरे मामलों में दखल देते रहते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान अपना फोन बंद कर कर उसे कॉफी टेबल पर रखते हुए बड़ी शांति से मगर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जान अब तुम्हारा कोई भी मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, जिस दिन निकाहनामे पर सिग्नेचर किया था ना उसी दिन से तुम्हारी हर प्रॉब्लम, तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर दुख और तुम्हारा हर एक मामला मेरा भी हो गया था और ये तो तुम्हें खुशी बनानी चाहिए कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझा देता हूँ, वरना क्या होगा मेरे बिना तुम्हारा। उसकी बात सुनकर वो सोफे पर उसके बगल में लेकिन थोड़ी दूरी बनाते हुए बैठकर रहती है, यू आर सच अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन मिस्टर प्रोसिक्यूटर। अदनान उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराकर उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहते हैं, इसे सेल्फ ऑब्सेशन है, सेल्फ बिलीव कहते हैं, खैर तुम्हारा छोटा सा दिमाग इतने बड़े बड़े शब्द समझ नहीं पाएगा, इसलिए खाने पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम पर ध्यान देना शुरू किया तो फिर आज मैं खाना नहीं कुछ और ही खाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाती है, सो डिस्गस्टिंग, और फिर अपना खाना खाने लगती है क्योंकि अब उसे भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। उसे ठीक से खाता देख अदनान खुद भी खाने लगता है। इधर सोफिया के कमरे में वो सोने जा रही थी कि तभी उसे प्यास लगने लगती है, वो कॉफी टेबल पर देखती है तो वहां पानी का जग खाली था, ये देखकर वो जग उठाकर नीचे किचन की तरफ आती है, पर जैसे ही वो किचन में आती है उसे वहां अजहर दिखता है। उसने अभी भी ऑफिस के कपड़े पहने थे, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वो जरूर अभी घर आया है, आज दिन के वक्त भी वो वहां नहीं था, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से बाहर गया हुआ था। वो किचन में कुछ ढूंढ रहा था, तभी सोफिया उसके पास जाकर पूछता है, आप यहाँ कुछ चाहिए आपको। उसकी आवाज सुनकर अजहर एकदम से उसकी तरफ पलट कर देखता है और उसे वहां देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कल एग्जाम है ना, तुम्हारा सो जाना चाहिए था अब तक। सोफिया पानी का जग वही रखकर उसके थोड़ा करीब आते हुए पूछती है, पहले सवाल मैंने पूछा था आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वक्त देखा है 11 बजे बज गए हैं, आपको अभी तक सो जाना चाहिए था, खैर आपका हुलिया देखकर लग रहा है कि आप अभी घर वापस आए हैं, इतना भी काम को इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि खुद की हालत खराब हो जाए। अजहर उसे अपनी फिक्र करता देख हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और फिर रास्ते में कार खराब हो गई, इसलिए थोड़ी देर होगी, आगे से ध्यान रखूंगा कि किसी को मेरी इतनी फिक्र होती है। अब तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो, सो जाना चाहिए था ना अब तक। सोफिया, मैं तो पानी लेने आई थी, पर आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। अजहर, कुछ नहीं, वो मुझे भूख लग रही थी तो डिनर के बारे में सोच रहा था, पर लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही लेट हूँ, खाना बचा ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सोफिया हल्का सा मुस्कुराती है और फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए कहती है, खाना फ्रिज में रखा है, आप रुकिए और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी है, अभी गर्म करके लाती हूँ। अजहर, नहीं तुम जाओ, तुम्हें सो जाना चाहिए, कल एग्जाम है तुम्हारा, आई विल मैनेज। उसकी बात सुनकर सोफिया, जो लगभग खाना फ्रिज से निकाल चुकी थी, एक नजर उसे घूरते हुए कहती है, मैं कर रही हूँ ना, जैसे आपको मेरी फिक्र है मुझे भी है, और वैसे भी अभी अपने गर्म करना शुरू किया ना तो अपने हाथ और जला लेंगे, गैस तक तो ठीक से ऑन करना आती नहीं आपको, इसलिए चुपचाप रुकिए, अभी 5 मिनट में हो जाएगा। उसे खुद को इस तरह हक से डांटता देख अजहर बस मुस्कुराता रह जाता है और वही किचन स्लैब से टिकर अपने हाथ बांधकर एकटक प्यार से उसे देखने लगता है। सोफिया का ध्यान भी खाना गर्म करने में ही था। कुछ देर बाद खाना गर्म हो जाता है तो वो दोनों मिलकर उसे डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं और सोफिया उसे ठीक से खाने का कहकर जाने वाली होती है कि तभी अजहर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसकी तरफ ना समझी से देखती है तो वह उसे देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, अगर हो सके तो थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, बस 5 मिनट में खा लूंगा मैं, फिर चली जाना।
उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए ही उसके बगल में चेयर खींच कर बैठ जाती है और अजहर खाने का पहला निवाला तोड़ते हुए उससे पूछता है, तुमने खाया था? सोफिया, हाँ मैंने खा लिया था, अब आप खा लीजिए। उसकी बात सुनकर वह भी अपना खाना खाने लगता है। कुछ देर दोनों के बीच एकदम खामोशी थी, तभी अजहर कुछ सोचते हुए पूछता है, एक बात पूछूं तुमसे? सोफिया, हाँ पूछिए। अजहर, तुम खुश तो हो ना जो बड़ों ने हमें लेकर फैसला किया है उससे? मेरा मतलब है हमारी मंगनी हो गई थी और उस वक्त तुम तैयार भी नहीं थी, तो तुम शादी करना चाहती हो ना मुझसे? देखो कभी मैं तुमसे पूछ नहीं पाया पर आज पूछता हूँ, तुम खुश हो इस फैसले से? उसके सवाल में एक बेचैनी थी जो सोफिया बहुत अच्छे से समझ सकती थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, जब पहले पहले अम्मी ने कहा था कि सब लोगों ने फैसला लिया है कि आपकी और मेरी मंगनी हो जाए, तब मैं डर गई थी, इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, यकीन मानिए। शायद भाई के बाद मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे शख्स आप हैं। पर अचानक से कहने से मैं डर गई थी, फिर सब ने समझाया और मदीहा ने भी कहा कि आप मेरे लिए बेस्ट होंगी, तो मैंने मना नहीं करा और फिर बीते 3 सालों में आपको देखने का नजरिया ही बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ अजहर जी, ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी जबरदस्ती है मेरे साथ। अगर मैं खुश नहीं होती तो एक पल में ही सगाई तोड़ देती। आप जानते हैं ना, हमें घर में बचपन से सिखाया गया है कि अगर कुछ पसंद ना हो तो मना कर दो। पता नहीं मदीहा को लेकर घर वालों की सोच ऐसे कैसे बदल गई, पर मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं आपसे सच में शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अजहर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, जब अम्मी ने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी मंगनी मेरे साथ कराना चाहती है, तो यकीन मानो मैं सबसे ज्यादा खुश था। मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ वो मुझे ठीक से अभी पता तो नहीं, पर इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। हमेशा से मेरा फोकस सिर्फ काम को लेकर था। अब्बू के जाने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए और फिर मामू के बिजनेस में दिमाग लगा लिया। जिंदगी मैं कभी और किसी को जगह ही नहीं दे पाया, पर तुम खास थी। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था अब्बू के इंतकाल के बाद और बहुत अकेला फील कर रहा था? अदनान भाई भी यहाँ पर नहीं थे, तो तुमने मुझे संभाला था। तब से मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखता था। तब लगता था कि यह ठीक नहीं है क्योंकि कोई नहीं मानेगा, फिर बड़े होने के बाद किस्मत में देखो क्या खेल खेल हमारी मांगनी हो गई। पर कहीं ना कहीं रिग्रेट था कि शायद तुम इन सबसे खुश नहीं हो, और आज तुम्हारी मंजूरी मिलने के बाद वो तकलीफ भी दूर हो गई। उसकी बात सुनकर सोफिया बस मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसके बाद दोनों की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातों की बात ही दौरान अजहर ने खाना खत्म किया, फिर प्लेट्स को किचन में रखकर वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखकर अपने अपने कमरे की तरफ से चले गए। इधर अदनान और मदीहा के कमरे में दोनों ने खाना खा लिया था। इस बीच वो दोनों खामोश थे। मदीहा की तो वैसे ही हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ कहने की, क्योंकि अदनान के बिगड़ते बनते मूड स्विंग से वो डर गई थी। एक पल को रोमांटिक हो जाता तो अगले ही पल कुछ और। खाना खाने के बाद अदनान को जैद का फोन कॉल आता है, तो वो सीधा फोन लेकर बालकनी में चला जाता है और फोन उठाते ही है तो दूसरी तरफ से जैद कहता है, गुड इवनिंग सर। अदनान अपनी सख्त आवाज में पूछता है, क्या खबर है? जैद, सर वो जेहान गाजी का भाई आपसे मिलना चाहता है। आज 2-3 बार उनके असिस्टेंट ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अदनान, ऐसे तो हजारों लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, पर मैं इतनी आसानी से तो किसी से मिलता नहीं, और इन लोगों से तो बिल्कुल नहीं। तड़पने दो थोड़ा, इतनी आसानी से मुलाकात हो जाएगी तो मजा कैसे आएगा? और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके भाई की इन्फॉर्मेशन निकालो। काम हुआ? जैद, हाँ सर हो गया काम, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आपको कल सुबह अपडेट करता हूँ। अदनान, गुड। इतना कहता वो फोन कट करके वापस कमरे में आता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि मदीहा पहले ही ऊपर से नीचे तक खुद को ब्लैंकेट में कवर करके बेड पर अपनी साइड खुद में सिमटी लेटी हुई थी। ये देखकर वो नागवारी में सिर हिलाता है और सारी लाइट्स ऑफ कर कर खुद अपनी साइड आकर लेट जाता है, पर उसकी नजरें अभी भी मदीहा पर ही थी, जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह खुद को ब्लैंकेट में कवर करके लेटी हुई थी और जाग रही थी। कुछ देर तक उसे घूरते रहने के बाद अदनान कहता है, कपकेक कम हियर। पर मदीहा उसे कोई जवाब नहीं देते। वो अभी भी ऐसे लेटी हुई थी जैसे बहुत गहरी नींद में सो रही हो, पर अदनान को पता था वो कोई सो वो नहीं रही, बस नाटक कर रही है। अपनी बात अनसुनी होता देख इस बार वो जरा तेज और सख्त आवाज में कहता है, तुम चुपचाप आ रही हो मेरे पास या मैं आऊं? क्योंकि अगर मैं आया फिर हम दोनों में से कोई नहीं सोने वाला आज। उसकी धमकी सुनकर मदीहा वैसे ही ब्लैंकेट में पूरी तरह कवर हुई ही रोल करते हुए बिल्कुल उसके पास आ जाती है। उसकी इस हरकत पर अदनान उसके सिर पर हल्का सा मारता है और ब्लैंकेट से उसका चेहरा बाहर निकलता है, तो वो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह चमचमाती आंखों से उसे ही देख रही थी। अदनान उसे अपनी बाहों में भरकर घूरते हुए कहता है, मेरे पास रहा करो, अगर ज्यादा दूर जाने की कोशिश करोगी ना तो हथकड़ी से बंद कर रख लूंगा अपने साथ। मदीहा, आपको किसी ने बोला है आप बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है और इतनी वाहियात बातें करते हैं कि मेरे कानों से खून निकलने लगता है। उसकी बातें सुनकर अदनान उसे और कसकर खुद से चिपकाते हुए घूर कर कहता है, मैं तो सिर्फ बातें ही करता हूँ, तुम तो हरकतें ऐसी करती हो कि मेरा दिल चाहता है कि या तो तुम्हें किसी बिल्डिंग से नीचे टपका दूं या पंखे से बांधकर पंखा चालू कर दूं, पर अफसोस मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मदीहा बड़बड़ाते हुए कहती है, चंगेज खान
अकडू, डायनासोर के पूर्वज। अदनान अपनी आंखें बंद करके उसका छोटा सा चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, चलो अब मुझे बाद में गालियां दे देना, अभी सो जाओ, क्योंकि अगर तुम सुबह मेरी पहली आवाज पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें सीधे ले जाकर बाथटब में पटक दूंगा, समझी। मदीहा, और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उसकी इस बात पर अदनान कुछ नहीं कहता और मदीहा भी उसकी कमर में अपने हाथ लपेट लेती है। अब कहीं ना कहीं उसे भी आदत हो गई थी उसे कडल कर कर सोने की, और दिन भर की शैतानियों के बाद थमने के कारण कुछ ही देर में वो गहरी नींद में थी। उसके सो जाने के बाद अदनान एक नजर उसे देखता है, फिर हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम लेता है और खुद को और उसको अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके गहरी नींद में चला जाता है। जारी है। रियान एंड यास्मीन। अगली सुबह आज मदीहा का पहला इम्तिहान था और उसके कमरे के हालात कुछ अजीब ही थे। वो जल्दी जल्दी तैयार होते हुए अपनी सारी चीजें तैयार कर रही थी और अदनान वो उसे उसका एडमिट कार्ड, पेन बॉक्स सब कुछ दे रहा था कि कहीं कुछ भूल न जाए। इस बार इस वक्त उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी जाने से पहले अम्मी बच्चों को सारी चीजें समझती है, ना कि यह ना भूल जाओ वह ना भूल जाओ। फिलहाल अदनान वही भूमिका निभा रहा था। अजीब सा रिश्ता था इनका। अदनान उसके लिए वो बन जाता था जिसकी उसे जरूरत होती थी, कभी अब्बू की तरह प्रोटेक्ट करना, कभी अम्मी की तरह केयर करना, कभी भाई बहन की तरह झगड़ा करना और फिर एक हामिद शौहर की तरह मोहब्बत करना। जब वो पूरी तरह तैयार होकर बैग लेकर नीचे जाने वाली होती है तो अदनान आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और प्यार से समझाते हुए कहता है, ठीक से पेपर करना, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ना, जो आंसर आए वह पहले करना और जो नहीं आए उन्हें बाद के लिए छोड़ देना, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना मत, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मुझे पता है तुम अच्छा करोगी। ये सुबह से 12वीं बार था जब वह ये सब चीजें बोल रहा था। अब मदीहा को भी चिढ़ होने लगी थी, इसलिए वो चिढ़ते हुए कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप मुझे सुबह से कितनी बार यह बातें बोल चुके हैं। मैं ना पहली बार एग्जाम देने नहीं जा रही हूँ, पूरा स्कूल बिता दिया मैंने एग्जाम देते देते। अदनान, तब की बात अलग थी, तब तुम बड़ी मुश्किल से पास होती थी, पर इस बार तुम्हें टॉप करना है, समझी, इसलिए अपने दिमाग ज्यादा मत चलाओ। मदीहा, आप एक मौका नहीं छोड़ते मेरी बेइज्जती करने का। अदनान मुस्कुराते हुए, बेइज्जती उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो, और फिलहाल तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो पहले इज्जत बनाओ, समझी। मदीहा उसे घूर कर, अब आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, और हाँ, आज ना सुबह उठकर सबसे पहले आपकी शक्ल देखी थी मैंने, तो अब मुझे लग रहा है एग्जाम शायद मेरा कुछ अच्छा नहीं जाएगा। अदनान, वजह चाहे कुछ भी हो, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। मदीहा, अरे उसके लिए एग्जाम का बुरा जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। पता नहीं कौन सा गलत काम किया था मैंने जिसके अजर में अल्लाह ताला ने आपको मेरी किस्मत में लिख दिया है, अफसोस। अदनान शांति से उसकी बातें सुन रहा था। अब उसे उसकी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि इस बेवकूफ लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अदनान, तुम्हें पता है कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूं, पर अफसोस। उसकी बात सुनकर मदीहा भी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा भी कभी कभी दिल चाहता है कि मैं आपका कत्ल कर दूं, पर अफसोस। उसका पलट जवाब सुनकर अदनान चुप हो जाता है। उसे पता था वो बहसबाजी में उससे जीत नहीं सकता, पर हाँ, एक चीज में थी जिसमें वो उसकी बोलती जरूर बंद कर सकता था, पर अभी उसका वक्त नहीं था, इसलिए वो हल्का सा झुककर उसका माथा चूमकर इस बार जरा प्यार से कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता, पर जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब लेने जरूर आऊंगा, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक वाइफी। मदीहा भी बस हल्का सा मुस्कुराकर अपना बैग लेकर नीचे चली जाती है और अदनान भी अपना कोट लेकर नीचे आता है। सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं, पर अदनान पहले ही निकल गया था, उसे कुछ काम था, इसलिए नाश्ते के बाद मदीहा और सोफिया रियान के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। वो ही उन्हें छोड़ने जाने वाला था आज। गाड़ी में सोफिया, रियान भाई, अपना गाड़ी पहले यास्मीन के घर पर रोक देना, जरा उसका ड्राइवर फ्री नहीं है तो वो हमारे साथ ही चलेगी। उसकी बात सुनकर रियान चिढ़ते हुए कहता है, मैं उस छिपकली को अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। सोफिया, भाई आप कितने नाटक करते हैं, एग्जाम है आज हमारा, आपकी लड़ाई झगड़े के लिए टाइम नहीं है, प्लीज उसके घर की तरफ गाड़ी मोड़ ले। रियान गुस्से में, तुम उस छिपकली के लिए मुझसे लड़ाई कर रही हो, शर्म करो, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, बस अब यही रह गया मेरी जिंदगी में लोगों को यहाँ से वहां छोड़ना, जैसे मेरे पास तो खुद का कोई काम ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मदीहा, जो अभी तक खामोश बैठी थी, वो कहती है, पार्टी करने के अलावा तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके पास हो भाई, इससे अच्छा हमें यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करे, और वैसे भी अगर यास्मीन भी हमारे साथ आ जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा, रास्ते में पड़ता है उसका घर, मुझे तो समझ नहीं आता आप उससे लड़ते क्यों रहते हैं, जबकि कितनी प्यारी तो है, घर में सबको अच्छी लगती है, मुझे लगता है आपकी पसंद ही खराब है। उसकी बात सुनकर रियान उसे घूरते हुए कहता है, तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है, ठीक है रोक रहा हूँ गाड़ी उस छिपकली के घर पर उससे कहो जल्दी आए, टाइम नहीं है मेरे पास अपना। मदीहा, हाँ हाँ, आपको तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, आपके पास कहाँ टाइम होगा, ठीक है कह दूंगी मैं उसे, वैसे भी वह तैयारी है। इसके आगे कोई कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बंगलो के आगे रुकती है तो रियान एक के बाद एक तेज तेज हॉर्न बजाने लगता है।
और थोड़ी देर में यास्मीन भागते हुए आती है और पीछे मदीहा के साथ बैठते हुए कहती है, थैंक यू मुझे लिफ्ट देने के लिए, वरना तो आज मैं पक्का लेट हो जाती। अब्बू को भी टाइम नहीं था, वो भी किसी मीटिंग के लिए चले गए, वरना वो छोड़ देते। मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही रियान यास्मीन को घूरकर बड़े एटीट्यूड से कहता है, उन्हें नहीं मुझे थैंक यू बोलो, वो तो मेरा दिल बड़ा है इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट देने के लिए मान गया, समझी। उसकी बात सुनकर यास्मीन उसे देखकर चिढ़ते हुए कहती है, या अल्लाह किस मनहूस की शक्ल देख ली, अब तो मैंने पक्का फेल होना है। उसकी बात सुनकर रियान गुस्से में कहता है, ओ रियली खुद कुछ पड़ा नहीं है तो मुझ पर दोष डाल रही हो कनिंग। यास्मीन, ओ हेलो शक्ल देखी है अपनी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो चीटिंग कर कर पास हो, बिना पढ़े भी टॉप कर सकती हूँ, समझे। उन दोनों को ऐसे लड़ता देख सोफिया खिसियाते हुए कहती है, बस करो कितना लड़ोगे और लेट हो रहा है हमें, भाई प्लीज चलो। उसकी बात सुनकर रियान एक नजर पीछे बैठी यास्मीन को घूरता है जो पहले से ही उससे घूर रही थी, फिर गाड़ी स्टार्ट करता है। रास्ते भर ड्राइव करते करते बार बार उसका ध्यान यास्मीन पर ही था जो पीछे बैठी मदीहा से कोई टॉपिक डिस्कशन कर रही थी। वो चिढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, ये लड़की मुझे जितनी इरिटेटिंग लगती है पता नहीं क्यों उतनी ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, देखो कैसे इग्नोर कर रही है, यह नहीं कि एक नजर देख ले, सच अ सेल्फिश पर्सन। कुछ देर बाद उनकी कार कॉलेज के बाहर आकर रुकती है तो सोफिया, मदीहा और यास्मीन निकलकर अंदर जाने लगते हैं। तभी यास्मीन नोटिस करती है कि वो अपना बैग कार में ही छोड़ आई हैं, इसलिए उन्हें आगे जाने का कहकर खुद कार के पास वापस आती है तो रियान कार के बाहर ही खड़ा था और उसके हाथ में उसका बैग भी था। इस वक्त कार से टेक लगाए वो बड़ा हैंडसम लग रहा था, सफेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स में। यास्मीन उसके पास जाकर अपना बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो रियान अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, प्यार से मांगो तभी मिलेगा। यास्मीन उसे घूरते हुए, प्यार से, और तुमसे मेरी जूती इधर दो मेरा बैंग, वरना यही सबके सामने पिट जाओगे। रियान उसकी धमकी सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और उस बैग को और ऊपर करते हुए कहता है, तो फिर लेकर दिखाओ। उसकी बात सुनकर यास्मीन चारों तरफ देखती है तो सब उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर वो उसके हल्के से नजदीक जाकर बैग लेने की कोशिश करते हुए धीरे से कहती है, रियान देखो सब हमें ही देख रहे हैं, गलत समझेंगे तो प्लीज जस्ट गिव मी माई बैग। रियान उसके ऊपर झुककर कहता है, समझने दो, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ नाम जुड़ने पर। उसकी बात सुनकर यास्मीन बस एक टक उसे देखती रह जाती है, पर फिर अचानक से थोड़ा उचककर उसके हाथ से वो बैग लेकर दूर होते हुए कहती है, पर मुझे मसला है, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम एक छुछंदर से जुड़े। इतना कहकर वो जाने लगती है तो रियान उसका हाथ पकड़कर उसे गुस्से में देखते हुए दांत पीसकर कहता है, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है तुम जैसी छिपकली में, और हाँ मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि अगर मुझे तुम गलती से भी पसंद आ गई ना तो फिर मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मेरी रगों में भी वही खून बहता है जो मेरे भाई अदनान सिद्दीकी के खून में बहता है, समझी। उसकी बात सुनकर यास्मीन एक पल को कांप गई थी, क्योंकि उसे आज रियान की आंखों में एक जुनून दिख रहा था। फिर उससे दूर होते हुए कहती है, मैं अभी भी तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुमने जबरदस्ती रोक रखा है, समझी। तो अपने ये सस्ते बॉलीवुड के डायलॉग्स अपने पास रखो और आगे से मुझसे ना उलझना, वरना सबके सामने अगर तुम्हें चप्पलों से मारूंगी तो कुछ खास इज्जत नहीं रह जाएंगी तुम्हारी। इतना कहकर वो उसे हल्का सा धक्का देकर चली जाती है और रियान बस उसे गुस्से में घूरता रह जाता है। जी गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद